नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 के गद्य खंड से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित मेरी कल्पना का आदर्श समाज को पढ़ेंगे। इस पाठ का पहला भाग श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसका दूसरा भाग मेरी कल्पना का आदर्श समाज अब पढ़ेंगे। तो इस पाठ में लेखक ने आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए इसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को उसका आधार बतलाया है। लेखक के अनुसार समाज को जो है वो हमेशा गतिशील होना चाहिए, जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। लेखक कहते हैं कि समाज को इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, आदर सम्मान हो। इस तरह के समाज की कल्पना वो करते हैं। लेखक कहते हैं कि समाज में भाईचारा इस प्रकार होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिलाप हो, और जहाँ पर जिस देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है तो वहाँ का समाज जो है उसको ऐसे ही होना चाहिए। जाति प्रथा वाले जो समाज होते हैं उसमें अपने व्यवसाय चुनने की किसी को भी स्वतंत्रता नहीं होती है, तो उसे वो व्यवसाय चुनने का हक, उसको व्यवसाय चुनने का अधिकार जो है उसकी कार्यकुशलता, उसकी क्षमता पर होनी चाहिए, उसके क्षमता के अनुसार होने चाहिए। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर बराबर मिलने चाहिए। यहाँ वहाँ आने जाने के लिए जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार और सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। तो इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति जो है वो दास्ता में जकड़ा रहता है, और दास्ता वो केवल कानूनी नहीं होती है, यह वहाँ भी होती है जहाँ पर कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा विवश होना पड़ता है। लेखक के अनुसार समाज में यदि हमें अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को जो है समान अवसर प्रदान करने होंगे। लेखक का मानना है, वे मानते हैं कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता हो सकती है, लेकिन फिर भी वे समानता के व्यवहार सिद्धांत को मानते हैं क्योंकि समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति को शुरू से ही समान अवसर और समान व्यवहार जो है उनको मिलना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि तभी समाज का सुचारू रूप से विकास हो सकता है। और लेखक के अनुसार उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा आदि का लाभ सामान्यतः क्या है, वो कहते हैं कि ये सब का लाभ जो है हमेशा उच्च वर्ग को ही मिलता है और निम्न वर्ग ये सबसे पिछड़ जाते हैं, उनको इन सब का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, जो कि गलत है। ये असमानता, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और एक तरफ से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए इस तर्क से सहमत हुआ भी जा सकता है, क्योंकि एक आदर्श समाज की जो रूपरेखा होती है वो रूपरेखा समाज के निम्न वर्ग और जो शोषित वर्ग होते हैं उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे समाज में जो है सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उन्हें समान रूप से साधन व अवसर जो है उपलब्ध होने चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से दूध पानी में मिलकर उसे भी दूध का ही रूप बना देता है और पानी का अलग से कोई रूप नहीं रह जाता,
तो इसी तरह से जाति प्रथा में भी ऊंच नीच के भेद को मिटाकर ऐसा समाज बनाना चाहिए कि उनमें ऊंच नीच का कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, सब खत्म हो जाना चाहिए, सब समाप्त हो जाना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यवहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए कि सब मनुष्य के साथ जो है समान व्यवहार किया जाए। ये जो राजनेता सब होते हैं, उन राजनेताओं का हर वर्ग के लोगों के साथ मिलना होता है। उन्हें अपनी जनता से व्यवहार के समय हमेशा समता को महत्व देना चाहिए। आवश्यकता और क्षमता के आधार पर जो व्यवहार किया जाता है, उन व्यवहार में हमेशा विषमता ही हमेशा विषमता ही सामने आती है। तो यदि राजनीतिक समता जैसे काल्पनिक जगत की वस्तु को महत्व दिया जाएगा तो समाज में जरूरी ही नई चेतना आएगी और समाज का कल्याण होगा, समाज में सुधार होगा। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि मेरी कल्पनाओं का जो आदर्श समाज है वो हमेशा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर ही आधारित होगा। जिस समाज में सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ प्रेम और श्रद्धा पूर्वक रहेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। धन्यवाद।